हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका पीबीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर आप सब देख चुके होंगे कि आज बहुपद का क्लास चलने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इससे एक हम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हर साल में पेपर में पूछता रहता है। और क्या होता है, इसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। मतलब क्या है, बोर्ड एग्जाम में से 5 और 6 नंबर हर साल पूछे जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर बहुत आसान होता है, इसमें ज्यादा टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है। लेकिन जो भी होता है सब के सब इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग ये क्या होता है कि हर साल इससे बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल बनते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इससे एक बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। और बहुपद समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होती है। मैथ में कुछ राशियां होती हैं, उन राशियों को समझेंगे। आइए जल्दी से हम लोग समझते हैं। आज का क्लास बेसिक रहने वाला है। आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुपद समझ लें, बहुपद प्रकार समझ लें, और उसके शून्य तथा गुणांक अगर समझ ले रहे हैं तो अगले क्लास में हम लोगों को और ये सब और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आज की क्लास में अगर हम लोगों को अगर बहुपद और शून्य और गुणांक समझ लिए तो हम लोगों का चैप्टर तुरंत मतलब समझ में आने लगेगा और बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद समझने से पहले समझिए, हम कह रहे हैं कि मैथ में, गणित में कोई भी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें जिनको हम लोग माप सकें, ऐसी चीजें जिनकी गणना की जा सके, तुलना की जा सके, जिसको गिना जा सके, जिसका मापन किया जा सके, उन सभी चीजों को हम लोग एक यूनिट से दर्शाते हैं। जैसे कि किसी चीज को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट से दर्शा देते हैं, किसी चीज को हम गिनती की संख्या से अगर दर्शा देते हैं, तो इन्हीं सभी चीजों से दर्शाया जाता है। जैसे कि क्या है, मैथ में हम जानते हैं कि कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम माप सकें। मतलब क्या होता है, हम जिसको मापा जा सके, मापा जा सके, या फिर क्या किया जा सके, गिना जा सके, गिना जा सके। तो ये क्या होते हैं, मापा और गिना किसे जा सकता है। ऐसा कोई मान होता है, मान मतलब गणित में कुछ ऐसे मान होते हैं जिनको मापा जा सकता है या गिना जा सकता है। तो हम कहेंगे वे मान जिनको मापा जा सके या गिना जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, राशि। तो राशि समझना, राशि बड़ा सिंपल चीज है। वह वह मान, वह मान, इसमें लगाएंगे क्या चीज, वह, और बोलेंगे वह मान जिसको मापा जा सके या गिना जा सके, उसे राशि कहते हैं। फिर क्या हुआ कि जो राशि है, राशि को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, राशि को दो भागों में बांटा। कुछ राशियां ऐसी थी जो परिस्थिति, कुछ राशियां ऐसी थी जो परिस्थितियों को देख करके बदल जाती थी, बदल जाती थी। कुछ ऐसी राशियां थी जो कैसी भी परिस्थिति हो कभी भी ये सब नहीं बदलती थी, ये नहीं बदलती थी, नहीं बदलती थी, नहीं बदलती। तो इस आधार पर हम लोग राशियों को दो भागों में बांटे हैं। एक, वे राशियां, ऐसी राशियां जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएं, ऐसी राशियां जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएं, उन्हें हम एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं चर राशि। चर राशि। इसमें हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का जो एबीसीडी का अक्षर होता है, स्मॉल लेटर, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे चर राशि को दर्शाने के लिए हम एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। अचर राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जो परिस्थितियों के अनुसार न बदले, ऐसी राशियां जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती हैं, उन्हें अचर राशि कहते हैं। अचर राशि में हम लोग संख्या को रखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी राशियां अचर राशि। बात समझ में आई? तो इसकी हम लोग परिभाषा फटाक से लिखकर खत्म करते हैं। तो लिख दिए, राशि वह मान जिसे मापा या गिना जा सके उसे राशि कहते हैं। राशि को दो भागों में बांटा गया है। राशि के दो प्रकार होते हैं। चर राशि, वे राशियां जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाती हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग बोलते हैं क्या है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब क्या है, राशियां के अंतर्गत आती हैं।
और क्या होता है, अचर राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती हैं उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे इसमें आता है इसमें संख्या को हम लोग रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 10 10 10, ये सब क्या होते हैं, अचर राशि हैं, ये किसी परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते हैं, ये सब बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझे राशि क्या होता है, चर राशि और अचर राशि क्या होता है। हम समझते हैं इसके बाद जब राशियां आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ चर राशियां और अचर राशियों के उदाहरण लिख चुके हैं। जैसे कि चर राशि लिया है एक्स स्क्वायर एम के पावर 3 और अंडर रूट में पी, और अचर लिया है 1 3 5 1/6 7 करने में 10, मतलब अलग अलग तरह की हमारे पास राशियां थी, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब चर राशियों को और अचर राशियों को एक साथ लिखेंगे तो इससे क्या मिलता है, देखिए जब हम चर राशि, हमारे पास चर राशि है, चर राशि है, चर राशि तथा क्या है, अचर राशि, अचर राशि, अचर राशि, चर राशि और अचर राशि को जब एक साथ जब एक साथ चर राशि और अचर राशि को जब एक साथ हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न संक्रिया संक्रिया के साथ लिखते हैं। जब क्या होता है, हम चर राशि को अचर राशि को एक साथ विभिन्न संक्रियाओं के साथ लिखते हैं, संक्रिया के साथ लिखते हैं, तो उसको एक नई चीज हम मतलब नए नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब हम चर राशि को और अचर राशि को एक साथ संक्रियाओं के साथ लिखते हैं तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं व्यंजक। इस प्रकार जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या होता है, संक्रिया क्या होती है, संक्रिया को समझने के लिए समझिए, हम जितना भी तरह का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं इन्हीं सभी चीजों को संक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमारे पास चर राशि है, अचर राशि को इसको बीच में हम लोग गुणा लिख दें, इसके बीच में प्लस लिख दें, माइनस लिख दें, भाग लिख दें, ये सब यही सब संक्रियाएं हैं। तो जब चर राशि को अचर राशि को संक्रियाओं के साथ लिखा जाता है तो इस प्रकार जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक समझ गए, तो इसको भी चलिए लिखने समझते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर राशि तथा अचर राशि को विभिन्न संक्रियाओं के साथ लिखते हैं, तो लिखने पर जो हमें व्यंजक प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक में चर राशि अचर राशि विभिन्न संक्रियाओं के साथ दिखाई देगी, उसको हम बोल रहे हैं वही भी दिखाई देगी। बीजीय व्यंजक में क्या होता है, चर और अचर राशि दोनों एक साथ लिखे रहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे ऊपर दिख रहे हैं, जैसे हम लिखे 5x² प्लस में 8, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चर राशि है और अचर राशि है, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्यों, चर राशि है अचर राशि है तो उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। चर है अचर है बीजीय व्यंजक हो गया। हम कह दिए 2x पर यक्स अंडर रूट में कर देना और प्लस में 3 कर दिए, यह एक बीजीय व्यंजक है। चर राशि है और अचर राशि आपस में एक साथ लिखी गई है तो बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। हम कह रहे हैं अगला एग्जांपल लें, 3/m और प्लस में 4 लिख दें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यम नीचे है और 3 ऊपर है, लेकिन यहाँ पर संक्रियाएं तो है, ये नीचे लिखा है भाग में है तो भाग भी तो एक संक्रिया है, अतः यहाँ पर चर राशि है और अचर राशि यह भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 2 और यक्स पर माइनस का 8 और प्लस में 4 कर दिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये चर राशि है अचर राशि है तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में बस इतना होता है, चर राशियों अचर राशियों संक्रियाओं के साथ लिखी गई हो तो बीजीय व्यंजक कराएंगे। संक्रिया यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है। इसके बाद क्या होता है, जैसे और एग्जांपल ले लें हम, यक्स की पावर 0.3 और प्लस में 4 यम लिख दें, तो यहाँ पर देखें यम जो है, यम एक चर है और यहाँ पर ये भी चर है और ये दोनों, यहाँ एक अचर भी है, चर अचर एक साथ लिखें तो ये एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक इस तरीके से हम लोग समझ गए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर एक साथ लिख देंगे तो उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब क्या होता है, इसी बीजीय व्यंजक में से कुछ खास बात किसी बीजीय व्यंजक में होती है जिससे वह बीजीय व्यंजक बहुपद बन जाता है।
हम ये समझेंगे कि कौन बीजीय व्यंजक बहुपद कौन नहीं बनता है, तो समझ रहे हैं आगे बेटा समझते हैं। हम लोग 6 अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं, सब के सब बीजीय व्यंजक हैं। इस बीजीय व्यंजक की मदद से हम पूरी तरीके से सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। आइए हम समझते हैं बहुपद कैसे बनता है। बहुपद बनाने के लिए हम लोगों को केवल बीजीय व्यंजक में जो चर उपस्थित होता है, हमें चर को देखना पड़ता है। हम चर को देखते हैं, उसके बाद उसकी घात को देखते हैं। तो आइए हम करके देखते हैं। जैसे कोई भी बीजीय व्यंजक है, उसमें मान ले रहा है एक उसमें चर यक्स है, तो हमें केवल बीजीय व्यंजक में चर को देखना चाहिए, और चर की जो ऊपर जो घात होती है, हमको घात से मतलब होता है। अगर कोई बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक में हमें बहुपद छापना है, तो हमें देखना होता है चर, और चर की देखते हैं घात। और किसी भी बीजीय व्यंजक में वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, यह एक चर है, तो चर की घात होनी चाहिए क्या चीज, अगर बहुपद बनाना है तो चर की जो घात है वो होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसी भी बहुपद में, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर पूर्ण संख्या है, तब वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद बन जाता है। जैसे समझते हैं, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3x पर 3 और प्लस में 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास चर इसमें x है और x पर पावर 3 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, ये तो 3 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे हमारे ये जो बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम बात करें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है 5 और x पर माइनस का 6 प्लस में 4 लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम चर को उठाकर देखें, चर लिखा है माइनस का 6, हम देखें चर, चर को देखेंगे, हमें बहुपद देखना है तो हमें चर देखना पड़ता है। चर देखें और चर की घात को देखें, चर देखना पड़ता है पहले, उसके बाद चर की घात को देखते हैं। घात तो माइनस में आ गई, पूर्ण संख्या में माइनस तो नहीं होता है। जब पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद कहलाने के लिए जो चर है, चर की घात को पूर्ण संख्या होना पड़ता है, तब वो जाकर के बहुपद कहीं बनता है। आइए हम और एग्जांपल की बात, हमारे पास तीसरा एग्जांपल है 3 अपान वाई प्लस में p लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चर p है, p के ऊपर एक मान लेंगे, अगर नहीं घात रहती तो एक मान लेते हैं, p के ऊपर एक है, y तो नीचे लिखा है, लेकिन जब y ऊपर जाएगा तो y की पावर में माइनस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये जो बहुपद, ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग छांटना सीखते हैं कोई बहुपद है या नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग पहले वाली दो और खत्म कर लेंगे, फिर बता रहे हैं हम। इस एग्जाम्पल में लिखा है अंडर रूट में 4x प्लस में 6x। यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला x जो है एक चर है और चर की घात 1 मान लिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं x तो अंडर रूट के अंदर है। अगर अंडर रूट के अंदर रहता तो क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट में 4 अंडर रूट में x प्लस में 6 यक्स। अब बताइए अंडर रूट में 4 रहने दीजिए, यक्स है, यक्स की पावर अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 हो जाएगा, और प्लस में 6x हो गया। तो यहाँ पर ये जो चर दिखाई दे रहा है इसकी तो पावर 1 है, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो यक्स है इसके पावर में 1/2 दिखाई दे रहा है, तो ये जो चर है चर की पावर 1/2, 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसको पूर्ण संख्या नहीं मानेंगे, तो ये अभी क्या होता है, कोई बहुपद नहीं है। इस तरीके से हम लोग समझ गए कि कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं, तो हम लोग छांट लेंगे। यहाँ पर भी लिखा है x की पावर 0 लिखा है, 0 पॉइंट में ऐसा कोई चीज लिखा तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर -3 है, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 6 x की पावर 3 प्लस में 8
के, तो ये एक हमारा बहुपद बन गया, क्योंकि यहाँ पर चर की पावर पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है। इस तरीके से हम लोग बहुपद समझे। आइए बहुपद की परिभाषा लिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग को समझना क्या है, फिर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं और बहुपद के शून्य और गुणांक आज क्लास में यहाँ तक सीखेंगे, और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इतना सीखेंगे। ये जो क्लास होगा बहुत शानदार होने वाला क्लास है। तो समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक, किसी बीजीय व्यंजक में जो हमारे पास चर होती है, चर की हम देखते हैं घात, और ये घात, ये चर कहाँ पर होगा, ये चर होगा बीजीय व्यंजक का। बीजीय व्यंजक, हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है, उसका हम ले लिए चर, और चर की देखेंगे घात, और ये घात अगर क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, तब क्या कहेंगे, ये बीजीय व्यंजक तब कहलाएगा बहुपद, तब ये कहलाएगा बहुपद। बहुपद इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझते हैं बहुपद का उदाहरण। उदाहरण क्या होता है, उदाहरण में जैसे 3x⁵ प्लस में 8y, ये एक बहुपद है, क्योंकि इसके पावर में पूर्ण संख्या है, इसके पावर में भी पूर्ण संख्या है, चर के पावर में पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। जैसे कि 2y पर 3 प्लस में 8, यह भी एक बहुपद है। याद रखना कि अगर अकेले कोई संख्या लिखा हुआ है, अगर अकेले कोई संख्या लिखा हुआ 5, यह भी एक अपने आप में बहुपद है। अकेले कहीं 20 लिखा हुआ है, यह भी अपने आप में बहुपद है, क्योंकि इसके सुनिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बहुपद उसको कहते हैं जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर x है, x की पावर 0 भी तो हो सकता है, चर के पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो इसका वैल्यू 0 भी तो हो सकता है। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर 13 लिखा हो, तो ये 13 x पावर 0 लिखा हो सकता है। अब हम जानते क्या है, किसी की पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, और यहाँ पर 13 अकेले बच गया, तो यहाँ पर 13 लिखा है, तो हम यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ अगर ये अकेले लिखा है तो इसके गुणा में x रहा होगा, और पावर में पूर्ण संख्या होती है तो यहाँ 0 रहा होगा, और 0 के चलते ये खत्म हो गया और बेचारा अकेले बच गया 13, इसलिए 13 भी एक क्या है, बहुपद है, बहुपद है। बात समझ गए। हम समझेंगे अब क्या अगले दिन बहुपद के। ठीक, अब हम समझते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। बहुपद में जैसे कि पद की संख्या होती है अलग अलग, तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, और एक बहुपद में घात अलग अलग हो सकते हैं, घात के आधार पर बांटा गया है। आइए समझते हैं। तो सुनिए बहुपद के प्रकार जो होते हैं, बहुपद को हम लोग दो आधार पर बांटते हैं। एक होता है बहुपद को बांटने का आधार होता है पद, और बहुपद को बांटने का आधार होता है उसका घात। तो पद के आधार पर बहुपद को बांटा जा सकता है, और उसके घात के आधार पर भी बहुपद को बांटा जा सकता है। इस प्रकार से बहुपद को बांटने के दो आधार मिल जाते हैं। पद के आधार पे यदि कोई ऐसा बहुपद हमारे पास है जिसमें एक ही पद होते हैं, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। पद के आधार में हम लोगों को लास्ट में पद बोलना पड़ेगा। ठीक, तो अगर कोई ऐसा बहुपद है जिसमें केवल एक पद है, पदों की संख्या एक है, तो उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। कोई ऐसा बहुपद जिसमें दो पद है तो उसको द्विपदीय बहुपद कहेंगे। तीन पद त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। इस तरीके से बहुपद को पदों के आधार पर बांटा गया है। इसको समझते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। आइए समझते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। इसको दो आधार पर बांटा है, क्या चीज, पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर बांटा गया है एक पदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें आता है 3x, 5y², 8m, 20, केवल संख्या भी हो सकता है एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। पदों की संख्या इसमें दो रहेगी, जैसे कि 3x² प्लस में 5y² प्लस में 2, 4z प्लस में 8, ये हो गया द्विपदी बहुपद। पदों की संख्या दो गई तो द्विपदी बहुपद। उसी तरीके से त्रिपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें तीन पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 6x² प्लस में 8y प्लस में 7, 2y प्लस में 6 प्लस में 9x,
ये त्रिपदी बहुपद हो गया, पदों की संख्या 3 तो त्रिपदी बहुपद होता है। इसी तरीके से घात के आधार पर ऐसे बांटा गया है कि यदि कोई हमारे पास बहुपद है जिसमें क्या है कि घात बहुपद की एक है, ऐसा बहुपद जिसकी घात घात देखेंगे, घात बहुपद है, बहुपद में चर की घात देखें। कोई हमारे पास बहुपद है, बहुपद में चर की घात अगर एक है, अगर एक है तो उसको हम नाम देते हैं रैखिक बहुपद, तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। इसमें आता है जैसे 3x प्लस में 4y, 2p प्लस में 7 जेड कर देना, मतलब कि यहाँ पर घात एक रखना है, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है, चर की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या होता है, इसमें घात 2 रहने वाला है, तो जैसे 2x² प्लस में 8, 3m स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 3, ये कभी द्विघाती बहुपद, मतलब कहीं भी एक जगह चर की घात 2 होना चाहिए। त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं? वह बहुपद जिसमें चर की घात 3 होती है उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या होता है कि जैसे घात 3 रहने वाला है, जैसे कि 3m पर 3 प्लस में 8 p स्क्वायर प्लस में 7, यहाँ पर हो जाएगा 7x पर 3 और माइनस में 7p स्क्वायर, मतलब ऐसे हो गया। यहाँ पर घात 3 रख दिए तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, घात 2 रख दें द्विघाती बहुपद हो जाएगा, घात एक रहेगा तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग समझे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या है कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बहुपद जो है, बहुपद का एक मानक रूप होता है। मानक रूप बहुपद क्या होता है उसको समझते हैं। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी बहुपद है, बहुपद का जो घात होता है, घात के अनुसार बहुपद को हम लोग रख देते हैं क्रम से, उसको कहते हैं बहुपद का मानक रूप। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़े हैं, तो बहुपद को यह बहुपद को आरोही क्रम में या आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजा कर रख देते हैं, उसे बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर है कि 3x प्लस में 7y² प्लस में 8m पर 5 और प्लस में 2 और प्लस में x पर 3, ऐसे अगर हमारे पास एक बहुपद लिखा है तो इसका अगर मानक रूप पूछा जाए तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो उसको कहेंगे ये बहुपद का मानक रूप है। ज्यादातर ठीक होता है कि हम लोग आरोही क्रम में रख देंगे तो उसको बढ़िया से कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, ये अचर पद है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना के लिए, ठीक, समझने में दिक्कत ना है उससे अच्छा हटा दें। x पर क्यूब, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिख दिए x की पावर 3x लिखा है तो सबसे पहले चर की घात सबसे कम है, सबसे पहले इसको लिख देंगे। इसके बाद चर की इस y की घात 2 है तो इसके बाद लिखेंगे 7y², इससे बड़ी घात 3 है तो लिखेंगे प्लस प्लस का x पर 3 घात उससे बड़ी है प्लस का 8m पर 5, तो इसको बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो बोलते हैं इसको बहुपद का मानक रूप। तो मानक रूप का परिभाषा क्या होगा? मानक रूप का परिभाषा ये होगा कि बहुपद को किसी बहुपद को आरोही या अवरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, रखने पर, क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बस सिंपल है। अगर वीडियो में अभी तक अगर कुछ ऐसा चीजें जितना समझ में आएगा दोबारा उसको अगर देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। आसान बात समझता है, कोई चीज कठिन नहीं था। हम लोग आगे समझते हैं। एक और चीज समझना होता है कि बहुपद की घात क्या होती है, तो उसको लिखवाए क्या, उसको हम बता दे रहे हैं, एक बार बोल देना, उसको सुन करके लिख लीजिएगा। उसमें ये होता है बहुपद की घात, कोई भी हमारे पास बहुपद लिखा होता है, बहुपद में जिस चर की घात सबसे बड़ी होती है उसी घात को पूरे बहुपद की घात कह देते हैं। मतलब किसी बहुपद में
चर के सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, यम के पावर 5, तो ये यम के पावर जो 5 है इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। हम समझते हैं इसके बाद कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है बहुपद के गुणांक और बहुपद के शून्यक। ये भी कोई खास चीज नहीं है, मतलब कि बहुत ही कठिन चीज नहीं है, ये भी आसानी से समझ में आ जाएगी। गुणांक और शून्यक क्या होता है। जैसे हमारे पास एक बहुपद है 5x² प्लस में 7y, ऐसा एक बहुपद लिखा हुआ है। तो इसमें गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, जो हमारे पास चर होता है, चर के गुणा में, जो हमारे पास चर है चर के गुणा में, चर के मल्टीप्लाई में लिखे हुए अंक को गुणांक कहते हैं। इसके गुणा में जो अंक लिखा होता है, अंक, उसी को बोलते हैं क्या चीज, इसी को बोलते हैं गुणांक। गुणांक यही होता है, गुणांक और कुछ नहीं होता है। तो किसी भी चर के, कोई हमारे पास चर है, चर के गुणा में जो अंक लिखा होता है उसे गुणांक बोलते हैं। जैसे इसमें हम चेक करें, हमारे पास एक चर लिखा है यक्स का स्क्वायर, इसका ये जो चर है इसका नाम यक्स नहीं है, इसका नाम है यक्स का स्क्वायर। तो यक्स के स्क्वायर का अगर गुणांक देखा जाए तो यक्स के स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ अंक तो 5 है, तो यही 5 क्या कहलाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। हमसे कोई y का गुणांक पूछे तो y के गुणा में कौन सा अंक लिखा हुआ है, 7, तो ये 7 क्या है, यही कहलाएगा गुणांक y का। तो y का गुणांक 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, इस तरीके से हम लोग गुणांक बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और देखिए, हम लिख दिए 2x² प्लस में 5y प्लस में 7m, ऐसा लिख दे रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे y के गुणांक को बताइए, तो y का गुणांक यहाँ पर y के गुणा में जो अंक लिखा वो 5 है, तो y का गुणांक 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। यम का गुणांक बताइए, तो यम के गुणा में लिखा हुआ है 7, तो यम का गुणांक 7 कहलाएगा। बस ये सिंपल है, ये होता है गुणांक। तो गुणांक की परिभाषा क्या होगी, चलो इसको लिख ले रहे हैं, यहीं पर लिख देना है। गुणांक की परिभाषा क्या होती है कि बहुपद में, किसी बहुपद में, किसी बहुपद किसी बहुपद किसी बहुपद में चर के गुणा में, किसी बहुपद में चर के गुणा में लिखे गए अंक को उस चर का गुणांक कहते हैं। आसान है, इस एग्जाम्पल को उतार करके इन सभी को लिख लीजिएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि शून्य क्या होता है। इसकी चलिए देखते हैं, गुणांक समझ गए। गुणांक कहता है किसी भी चर के, कोई बहुपद है, बहुपद में चर के गुणा में लिखा हुआ अंक बहुपद का गुणांक कहलाता है। इसके बाद समझेंगे क्या चीज कि शून्य क्या होता है। शून्य क्या होता है इसको समझेंगे। हमारे पास कोई ऐसा अगर बहुपद प्राप्त है, सुनिए क्या है, हमारे पास मान लीजिए 2x प्लस में माइनस में 6, एक हमारे पास बहुपद है। तो इस बहुपद में क्या होता है कि किसी भी बहुपद का एक वैल्यू को खोजें। जो ये शून्यक जो होता है, ये शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद का एक ये मान होता है। ये क्या होता है, मान होता है। साधारण भाषा में ये उत्तर होता है। उत्तर का मतलब क्या है कि शून्यक होता है, कोई हमारे पास अगर बहुपद है तो बहुपद का मान, बहुपद का क्या कहेंगे, ऐसे लिख रहे हैं, बहुपद का वह मान, ये बहुपद का मान होता है। किसी भी बहुपद में वह मान जो इस बहुपद को जीरो बना दे। शून्य क्या होता है, ऐसा मान होता है जो बहुपद को जीरो बना सकता है। तो ऐसा इसमें क्या है, हम चर की जगह पर ऐसा क्या रख दें x की जगह पे कि ये बहुपद हमारा जीरो बन जाए। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा, जैसे यहाँ पर अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2x माइनस में 6 लिख करके इक्वल टू 0 लिख देंगे। उसके बाद सभी चीजों को इधर भेज देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे। x का वैल्यू निकल कर आएगा -6, इधर जाकर हो जाएगा 6 प्लस का, और ये इधर आ जाएगा 2 नीचे, तो यहाँ ये कट गया और x का वैल्यू आ गया 3। ये 3 जो है यही एक मान है, यही एक मान है। किसका मान है, इस चर का।
चर का इस चर का ये मान है, चर का ये 3 ऐसा मान है जो हम इस बहुपद में रख दें तो ये बहुपद हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसका परिभाषा क्या होगा, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो इस बहुपद को शून्य बना देता है, इस बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ 3 रख दें तो 2 है, 2 लिखा है और मल्टीप्लाई में x के वैल्यू 3 रख दें और माइनस में 6 रख दें इक्वल टू 0, 3 दूना 6 माइनस 6 बराबर 0, 0 बराबर 0। इस तरीके से हम लोग समझे क्या चीज शून्य क्या होता है, किसी बहुपद में चर का वह मान, ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। शून्य की परिभाषा समझिए, शून्य की परिभाषा क्या होगी, किसी बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना देता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। बहुपद में जो चर होता है, चर का ऐसा मान होता है जो पूरे बहुपद को शून्य बना देता है। एक एग्जांपल और अगर देखें हम लोग, जैसे 5y प्लस में 7 लिखा है, तो इसमें अगर हम लोग इस चर का मान निकालना चाहें तो इसमें इस चर का मान क्या होगा, इसका शून्य अगर निकालना चाहें शून्य क्या होगा, तो बराबर लिखकर 0 लिख दो और प्लस 7 इधर गया तो 5y बराबर 7 और ये प्लस 7 माइनस हो गया और ये y को छोड़ेंगे 5 इधर नीचे आएगा तो y इक्वल टू -7 और नीचे आ गया 5। तो ये जो वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, ये y का जो वैल्यू है यही इस बहुपद का शून्यक है। अगर हम लोग y की जगह पर यह रख देंगे तो यह बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। आइए रख कर चेक कर लेते हैं। 5 लिखा है बहुपद में और y का वैल्यू निकल के आया है -7 और बट्टे में 5 और माइनस में प्लस में 7 लिखा हुआ है और बराबर में 0। 5 से ये 5 कट जाएगा, -7 प्लस 7 आपस में 0 हो जाएंगे और बराबर 0। अर्थात हम लोग समझे किसी भी बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 बना दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है यही कहलाएगी क्या चीज, शून्यक समझे। और इसमें अगर कुछ तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद गुणांक किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार को समझे हम लोग और उसके बाद बहुपद के प्रकार को घात के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, बीजरंजक समझे, चर समझे, गलती लग रही हो या फिर कुछ ना समझ में आए तो इसको दोबारा से देख करके पढ़िएगा और कुछ इसमें अगर सुझाव देना हो तो कमेंट में पूछिएगा या बताइएगा कि किस चीज पर, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक, धन्यवाद।